हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3.5 एक्सरसाइज की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो पूरा आपको समझाया था। साथ में इस एक्सरसाइज के हमने पहले 2 क्वेश्चन भी सोल्व कर दिए थे और दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम स्टार्ट करेंगे, देखो, थर्ड क्वेश्चन से। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये तो आप कर ही सकते हो अपने आप। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करके दिखा देता हूँ इसको सोल्व। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखो, पहले हम रेशियो लिखते हैं 8 3 और फिर क्या लिखते हैं 5 2। और फिर मैंने कहा था ना, इनको इस एक तरफ लेके आएंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या आपको ध्यान रखना है, सबसे जरूरी बात है, ये 9 इधर लेके आओगे और इसी तरह से आप 4 को इधर लेके आओगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, गलत आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप बताओ क्या लिखते थे हम, x y और 1 लिखते हैं। फिर आप क्या करो, पहला रेशियो छोड़ दो, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करना। मैंने क्या कहा था, पहले माइनस का साइन लगा लो और ब्रैकेट लगा लो, अगर गलती से बचना चाहते हो तो। नहीं तो गलत होएगा होएगा आपका कभी भी। तो देखो, इनकी मल्टीप्लाई करो -20, इनकी मल्टीप्लाई करोगे -18, ब्रैकेट के अंदर लिखनी है बस आपको। ठीक है, फिर बताओ, ये पहले वाला रेशियो उठा के यहाँ ले आओ और इनकी मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना आ गया, -27, और ये कितना आ गया, -32। फिर क्या करो, पहले दोनों रेशियो की क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 8 2 जा 16 और 3 5 जा 15, कर दी मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व कर लो, बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। देखो, x अपॉन -20 प्लस 18 हो गया, ये -27 प्लस के 32 हो गया, और 16 में से 15 गए 1। ये हो गया आपका 18 में से 20 माइनस करोगे -2, और 32 में से 27 माइनस करोगे 5 और इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे या फिर पहली और लास्ट टर्म को इक्वेट करो, तो ये आ गया आपका 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ऐसे ही लास्ट की 2 टर्म को इक्वेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y कितना आ गया बच्चों, 5। सो x अपना आ गया -2 और y कितना आ गया 5, और यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो हम कर ही चुके। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप अपने आप कर सकते हो, पेपर में ऐसा नहीं होगा कि 2 मेथड से पूछेगा, एक ही मेथड से, चाहे कोई मेथड से आप कर दो। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि हॉस्टल वाले जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो 3 तरह के क्वेश्चन है। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में 3 तरह के ये क्वेश्चन है। एक तो बच्चों है हॉस्टल वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका लैंडिंग लाइब्रेरी वाला। क्योंकि आपको ऐसे पता होगा ना चीज़ों का, आपको मैथ्स आसान लगेगा, आपको पता लगेगा कि ये तीनों टाइप के क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट है। और एक क्वेश्चन कौन सा बच्चों, टैक्सी वाला, ये क्वेश्चन है। इनमें क्या होता है, एक पार्ट तो फिक्स होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, वेरिएबल होता है, वो चेंज होता रहता है। जैसे मान लो आप हॉस्टल के अंदर रहने चले गए, हॉस्टल या पीजी कुछ भी हो सकता है, पेइंग गेस्ट बोलते हैं जिसको। आप हॉस्टल में रहने चले गए और आपने पूछा कि सर 1 महीने का कितना रेंट लगेगा। रेंट का मतलब 1 महीने का पूरा खर्चा बता दो, मैं यहाँ रहूँगा, खाना भी मेरे को यहीं खाना है, सब कुछ यहीं करना है। तो हॉस्टल का मालिक आपको कहता है कि 1 महीने का जो आपका फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड का मतलब आप चाहे अपने रूम के अंदर 1 दिन रहो, चाहे 2 दिन, चाहे पूरा महीना, वो कहता है x रुपीज आपका लगेगा। या फिर मैं कहता हूँ, मान लो आपका 3000 रुपीज लगेगा। ठीक है, ये मान लिया 3000 रुपये लगेगा। और फिर आप कहते हो कि मैं ऐसा करूँगा, कभी मैं यहाँ पे रहूँगा रात को, यानी कि खाना कम खाऊंगा मैं, कभी मैं मेरे दोस्त के साथ बाहर खाना खाऊंगा, कभी मैं अपने घर चला जाऊंगा, कभी मैं यानी कि कहीं पे भी डिनर करूंगा बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं खाना आपके जो हॉस्टल में ना कम खाऊंगा, क्योंकि मेरे को हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं ठीक है, हम एक हिसाब कर लेते हैं, फूड फूड एक्सपेंसेस फूड एक्सपेंसेस पर डे। वो कहता है कि पर डे का आप जो है ना, मेरे को 70 रुपीज खर्चा दे देना। 1 दिन अगर आप खाना खाओगे, मतलब 1 दिन में चाहे आप 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, जितने टाइम आपको हॉस्टल में खाना मिलता है पीजी में, उतने आप खाना खाओगे, तो 1 दिन का आपको 70 रुपये देना पड़ेगा। लड़का कहता है ठीक है। एक लड़का हॉस्टल में ना 15 दिन तक रहा, यानी कि 15 डेज उसने खाना खाया। कितने दिन खाना खाया बच्चों, 15 डेज खाना खाया। आप बता दो, जब 1 महीना खत्म होएगा तो बच्चे को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, अमाउंट पेड। मालिक कहेगा, मैंने आपको बताया था 3000 रुपये तो फिक्स खर्चा लगेगा, चाहे आप 1 दिन भी ना रहो होटल हॉस्टल में। ठीक है, फिर आपने 15 दिन खाना खाया है, 1 दिन का 70 रुपीज लगेगा, मैंने आपको बताया था, बोले तो वो ठीक है। 15 7 जा होता है 105, यानी कि 1050 रुपये खाने का खर्चा,
3,000 रुपये फिक्स्ड खर्चा, टोटल पैसे कितने देने पड़ेंगे उसको 4,050। इस तरह से निकाल लोगे। अब ये देखो क्वेश्चन कितना आसान बच जाएगा आपके लिए। इसमें कहता है वही आपको बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड कह दिया ना, 3 मेथड में से किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर लो और पहले इक्वेशन बनाओ। इसमें यही लाइन लिख रखी है कि जो हॉस्टल का मंथली एक्सपेंडिचर है वो एक तो फिक्स है और रिमेनिंग डिपेंड करता है किस पे, ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मेस क्या होता है? किचन। जो हॉस्टल के अंदर किचन बनी हुई है उसमें जितने दिन एक पर्सन खाना खाएगा उसके हिसाब से वो खर्चा डिपेंड करेगा। फिर कहता है एक स्टूडेंट ए है जो खाना खाता है 20 दिन, उसको क्या 1,000 रुपये पे करने पड़ते हैं टोटल। एक स्टूडेंट बी है जो 26 दिन खाना खाता है, उसको 1180 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो बताओ उसका फिक्स्ड चार्ज कितना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितनी है, यानी कि डेली का जो खाने का खर्चा है वो कितना है। आसान है, लेट कर लेते हैं हम। लेट फिक्स्ड चार्ज को आप बच्चों कितना मान लो, फिक्स्ड चार्जेज उसको आप मान लो x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि एक दिन अगर आप खाना खाते हो तो आपका खर्चा लगेगा कितना बच्चों, y रुपीज। आप मेरे को बता दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है एक 20 दिन अगर आप खाना खाते हो ए स्टूडेंट तो x तो उसका खर्चा लगेगा, वो तो फिक्स है, ठीक है। एक दिन खाना खाओगे तो y रुपीज लगेंगे, तो 20 दिन खाना खाओगे तो कितने लगेंगे, 20y लगेंगे। और ऐसा करके टोटल उसका बिल हुआ 1,000 रुपये का। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी कहाँ से बनेगी, p इसने 26 डेज खाना खाया है तो x प्लस 26y आ जाएगा और ये कितने आएंगे 1180 रुपये आएंगे। दो इक्वेशन बन गई। आप मुझे बताओ कैसे सोल्व करोगे, x और x तो सेम है, बस माइनस कर दो, है ना, ये कट जाएंगे। 20 में से 26 माइनस करोगे क्योंकि 26 क्या हो गया माइनस, माइनस के 6y। 1,000 में से 1180 माइनस करोगे माइनस के 180, तो माइनस से माइनस कट गया 180/6, यानी कि y कितना आ गया बच्चों 30, यानी कि डेली का खाना खाने का कितना खर्चा लगेगा आपका 30 लगेगा। एंड इसको पुट कर दो किसमें बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो x प्लस में 20y इक्वल टू था 1000, 20y, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 30, तो ये कितना हो गया x प्लस में 600 हो गया। x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस, ये माइनस हो जाएगी ना उधर आके, यानी कि 400 आ जाएगी। सो आप क्या करोगे, फिक्स्ड चार्जेज जो इस हॉस्टल में रहने का फिक्स खर्चा है वो तो बच्चों है 400 रुपये, और अगर आप डेली एक दिन खाना खाओगे तो वो लगेगा 30 रुपये आपका डेली का, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन अगर आप खाना खाते हो बच्चों तो कितना आपका खर्चा लगेगा 30 रुपये। और यही दो चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, हमने निकाल दी। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये तो। अब देखो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसी चैप्टर में, तो आपको फ्रैक्शन क्या करनी है, x/y माननी है। लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा गिवन होता है कि न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, यानी कि एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। देखो आप क्या करो, फ्रैक्शन लिख लो, न्यूमिनेटर में से 1 एक माइनस कर दो, है ना, और डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, तो ये फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, कहता है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 1 से करो तो सेम रहेगा। क्या आएगा बताओ, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस y को भी इधर उठा लो और ये -3 उधर भेज दो, तो कितनी आ गई बताओ, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बनाएंगे हम सेकंड। क्या कहता है, एंड इट बिकम्स 1/4, इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी कब, व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब की बार कहता है न्यूमिनेटर को तो सेम रखो, डिनोमिनेटर में ऐड कर दो 8, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो कितना आ गया बच्चों 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये क्या आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो बच्चों, सोल्व कर लो। सोल्व करके किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की और y की। देखो करते हैं सोल्व, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन लिख लो 4x माइनस वाई इक्वल टू -8। अब आप मेरे को ये बताओ, ये तो y और y तो सेम है ना,
माइनस का साइन, साइन अगर सेम होते तो हम साइन क्या करते हैं, नीचे वाले चेंज कर देते हैं। ये कट गया। प्लस का 3x माइनस के 4x, 3 में से 4 माइनस करते हो माइनस, 3 में से 8 माइनस करोगे -5, माइनस से माइनस काट दो बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x 5 आ गया। इसको कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। 1 क्या थी देखो, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। आप क्या करो, इसके अंदर x की जगह 5 पुट कर दो बस। तो देखो ये कितना हो गया 15। अब 3 को तो इधर ले आओ है ना, और y को उधर भेज दो, तो वो y कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ना। y कितना आ गया बच्चों 12। आपको तो फ्रैक्शन निकालनी है, तो फ्रैक्शन कितनी आ गई, फ्रैक्शन फ्रैक्शन हमने क्या मानी है स्टार्टिंग में, देखो x बाय y, x कितना 5, y कितना 12। तो फ्रैक्शन का ये तीसरा क्वेश्चन था, और तीनों के तीनों में से कोई एक पेपर में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ईजी है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन को बस x बाय y मानना है, बाकी जैसा कहता है न्यूमिनेटर में कुछ प्लस करना है माइनस करना है करते जाओ, और लीनियर इक्वेशन बना लो दो बस। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कहता है यस एक लड़का है, उसके 40 मार्क्स आते हैं एक टेस्ट में। कैसे, जब उसको एक राइट आंसर देने के लिए 3 नंबर मिलते हैं, एंड लूजिंग लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अभी तक आप 10th क्लास में हो, कभी आपको ऐसा मौका मिला हो कि आपने जो है ना एमसीक्यूज टाइप टेस्ट दिए हो, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट, कोई गवर्नमेंट सर्विस का जैसे एग्जाम होता है। अभी तो आप बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वहाँ पे पता है क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है, उसके एक क्वेश्चन है, मान लो फर्स्ट मैं कहता हूँ a प्लस में 5 इज इक्वल टू 8, और इसके ऑप्शन दे दिए जाते हैं वहाँ पे आपको 4। एमसीक्यू के बारे में तो आपको पता ही है, 3 है, -3 है, 4 है, -4 है। आपको पता है इसका करेक्ट आंसर कितना है बच्चों, करेक्ट आंसर है इसका 3, है ना। लेकिन अगर मान लो आपने ऑप्शन दे दिया सी, तो आपका क्वेश्चन तो क्या होगा, गलत होगा ही होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है इसका। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है, आपका मान लो एग्जामिनेशन का ये रूल है कि अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर दोगे, मतलब कि करेक्ट आंसर करोगे, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। वो अलग अलग एग्जाम का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। फिर अगर इनकरेक्ट आंसर आपने दिया, इनकरेक्ट आंसर आपने दिया ना, तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं -1। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो कोई बात नहीं उसको छोड़ देंगे, नहीं, उसका 1 नंबर काट लेंगे। जैसे मान लो आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आ गए, और इसी रूल को फॉलो करते हुए आपने 10 में से करेक्ट किए कितने, 6 क्वेश्चन, और रॉन्ग गलत कर दिया आपने कितने, 4 क्वेश्चन। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि आपका फाइनल स्कोर क्या होगा, यानी कि आपके पेपर में कितने नंबर आएंगे फाइनल स्कोर। आप कहोगे सर एक करेक्ट क्वेश्चन आंसर के मेरे को 4 नंबर मिलते हैं, तो 24 तो मेरे को मिल गए। क्या आपका स्कोर 24 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो आपने गलत किए हैं उसका नुकसान भी होगा आपको। एक क्वेश्चन में 1 नंबर का नुकसान होता है, तो आपको 4 का नुकसान होएगा, तो ये 4 आपके स्कोर में से माइनस हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव वाले माइनस हो जाते हैं। तो आपका फाइनल स्कोर पता है कितना होगा, 20 मार्क्स होगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कहता है यस के जो है ना 40 मार्क्स आएंगे, कब, जब उसको राइट आंसर के लिए तो 3 नंबर मिले, और रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 नंबर कट जाए। लेकिन अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब वो अपने मन में सोचता है, हैड स्टार्टिंग में कब लगाते हैं, स्टार्टिंग में हैड तब लगाते हैं इंग्लिश में जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना। वो कल्पना कर रहा है, वो सोच रहा है, सपनों की दुनिया में है कि अगर मेरे को एक करेक्ट आंसर के 3 की बजाय 4 नंबर मिलते, और गलत के 1 की बजाय चाहे 2 कट जाते, तो मेरा स्कोर पता है कितना होता, 50 होता। यानी कि वो रात को सपना देखता है कि मेरे को है ना 3 की बजाय 4 मिलने चाहिए थे, चाहे 1 की बजाय मेरा 2 कट जाता गलत के लिए, तो मेरा स्कोर 40 नहीं कितना होता बच्चों, 50 होता। तो बताओ उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, टेस्ट में बेशक कितने भी क्वेश्चन हो, कुछ क्या होंगे बच्चों गलत और कुछ क्या होंगे सही। सॉल्यूशन करें, ऊपर लिख लो आप टोटल क्वेश्चंस, अभी समझ आ जाएगा आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। जितने भी टोटल क्वेश्चन बच्चों टेस्ट में आए होंगे, उनमें से यस ने कुछ क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया होगा और कुछ इनकरेक्ट, यानी कि रॉन्ग। ये तो 100% बात है, क्योंकि तभी तो उसके स्कोर में डिफरेंस है ना, 40 से 50 हो गए।
अब आप मेरे को बताओ करेक्ट उसने कितने क्वेश्चन किए, ये क्या आपको पता है क्या? नहीं पता। लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको मान लो x है और इसको मान लो कितने y है, यानी कि उसने पेपर जो उसका हुआ उसमें x जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर तो उसने सही दिया, और y जो क्वेश्चन थे उसका आंसर उसने क्या दे दिया बच्चों? गलत दे दिया। लेट कर लो, है ना। करेक्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन की बजाय आप आंसर लिख दो, बल्कि, है ना, क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे करेक्ट होते हैं, आंसर की बात होती है। करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर्स। तो आप क्या बता सकते हो मेरे को पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने आए होंगे? x प्लस वाई, क्योंकि x का उसने सही उत्तर दिया, y का उसने गलत उत्तर दिया, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे बच्चों? x प्लस वाई। और आपसे पूछा क्या है? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, यानी कि जो आपका आंसर होगा ना वो x प्लस वाई निकालना, ठीक है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन पूछे, तो ध्यान रखना इस बात का। अब ये कल्पना करता है क्या, अगर उसको राइट आंसर के लिए 3 नंबर मिलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या करेंगे? इस करेक्ट के लिए उसको 3 मिलते हैं और यहाँ पे उसका 1 कटता है, तो उसके टोटल मार्क्स पता है कितने होंगे? यानी कि उसका टोटल स्कोर वो कितना होगा? 40। लेकिन अब वो सपना देखता है क्या, अगर उसको 3 की जगह 4 मिलते, 1 की जगह 2 कट जाता, तब उसके जो है मार्क्स कितने आते? 50। इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे? देखो, जो करेक्ट है उसको तो प्लस कर देंगे, एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं तो x क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करोगे तो आपको 3x मिले होंगे। जैसे 1 के 3 मिलते हैं, अगर आप 7 ठीक करोगे तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर x ठीक करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? x से। एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटता है, आपने गलत कितने किए? y, तो कितने कट जाएंगे आपके? 1 इंटू वाई, है ना, ये कट गए। और कुल मिला के आपका जो स्कोर हुआ वो कितना हुआ? 40। मैंने बीच में माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये नंबर आपके टोटल स्कोर में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये गलत है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, एक इक्वेशन आ गई। सेकंड बताओ मेरे को, सेकंड कैसे करोगे? अब देखो, आप कहोगे सर अब तो आसान है, 3 की जगह 4 हो जाएगा और 1 की जगह 2 हो जाएगा, और ऐसे स्कोर कितना बन जाएगा? 50। हो गया ना क्वेश्चन आसान। अब ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को क्या कर लो बच्चों? सोल्व कर लो। यहाँ पे 1y, यहाँ पे 2y, ऊपर वाली इक्वेशन को आप 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बच्चों? नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं। हमारी इक्वेशन क्या थी? देखो पिछले पेज पे इक्वेशन हम देखते हैं दोबारा। x, और ये थी अपनी 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और ये क्या थी? 4x माइनस के 2y इक्वल टू 50। हमने क्या किया? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि सेम हो जाए कोफिशिएंट। 2 से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन को सेम लिखो। अब क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों साइन सेम है। माइनस प्लस माइनस कट के 6 में से 4 गया 2, 80 में से 50 गया 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 15 आ गई। x 15 आ गया, इसको कहाँ पे पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 1 में। ये रही 1 इक्वेशन, x की वैल्यू 15 पुट कर दो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में। देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, x कितना? 15, ये कितना हो गया? 45। यहाँ से खुद ही पता लगा लोगे भाई 45 में से क्या माइनस करो कि 40 आ जाए। आप कहोगे सर 5, है ना, तो y कितना आ गया? 5 आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। तो बताओ आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया आपसे इन द टेस्ट, कि जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें कितने नंबर थे उसके? यस के टोटल कितने क्वेश्चन थे? x प्लस वाई थे ना, क्योंकि x का आंसर उसने सही दिया था और y का आंसर उसने गलत दिया था, तो टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। एक तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इन तीनों वर्ड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी में बोलते हैं टाइम को क्या बोलते हैं? समय। स्पीड को क्या बोलते हैं? चाल। और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दूरी। आपको ये पता है, जैसे मान लो आपकी स्पीड है बच्चों 20 या 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 घंटा गाड़ी चलाते हो या बाइक चलाते हो तो आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? 30 किलोमीटर। यही तो मतलब होता है स्पीड का। टाइम है मान लो 2 घंटे आपके पास, मान लो आपके पापा ने कहा बेटा गाड़ी ले जाओ, 2 घंटे आपके पास है, जाओ घूम के आ जाओ, है ना, और आप गाड़ी चलाते हो 30 की स्पीड से, तो आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? स्पीड इंटू टाइम हो गया ना, क्योंकि
1 घंटे में अगर आप 30 किलोमीटर जाते हो तो 2 घंटे में कितना जाओगे? 60। 60 कैसे आता है? 30 इंटू 2। तो ये तो सबको ही पता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? स्पीड इंटू टाइम। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो छोटी क्लासों से आप सीखते आ रहे हो। जो नया कॉन्सेप्ट है, ये तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। रिलेटिव स्पीड, और बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, यानी कि कोई नया रूल बनाया गया है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। देखो, ये दो जगह हैं, मान लो एक का नाम है, मान लो ये कह देते हैं दिल्ली, और एक का नाम है मान लेते हैं हिसार। ये हम हिसार मान लेते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस अराउंड 170-180 किलोमीटर हम मान लिया, ठीक है। एक फ्रेंड यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ये दोनों फ्रेंड है, एक दिल्ली है, एक हिसार है। ये ना मिलना चाहते हैं। ये क्या है बच्चों? मिलना चाहते हैं। ये फ्रेंड कहता है ए को कि तुम मेरे घर आ जाओ, हम मिल लेंगे। बी कहता है नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ, हम मिल लेंगे। दोनों रेडी नहीं है। दोनों ने फिर डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, ना तुम मेरे घर आओ, ना मैं तुम्हारे घर आता, हम दोनों अपने अपने घर से चल पड़ते हैं और रास्ते में कहीं मिल लेते हैं। रास्ते में बच्चों मान लो यहाँ पे आ गया रोहतक। इन्होंने डिसाइड किया कि हम कहाँ पे मिलेंगे? रोहतक मिल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब ए गाड़ी से आता है और ये भी गाड़ी से आता है, लेकिन इसकी गाड़ी मान लो छोटी गाड़ी है, नैनो है इसके पास नैनो है। ये चलता है सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि नैनो की ज़्यादा स्पीड ये रखना नहीं चाहता, ब्रेक फेल हो जाएंगे उसके। इसके पास मान लो गाड़ी है i20, इसके पास अच्छी किस्म की गाड़ी है। ये जाता है मान लेते हैं हम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना जाता है बच्चों? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और दिल्ली और हिसार के बीच की डिस्टेंस है, मान लेता हूँ मैं 200 किलोमीटर। ये दिल्ली से लेके हिसार जो है वो 200 किलोमीटर दूर है। ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। आप एक बात बताओ, ये दोनों मिलेंगे कब? ये दोनों मिलेंगे तब जब इनके बीच का जो ये 200 किलोमीटर का फासला है ना, ये कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कवर, यानी कि ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तभी तो ये मिल पाएंगे। 0 कब होएगी बताओ? जब अकेला ए चलेगा या बी चलेगा। आप कहोगे नहीं सर, दोनों चलेंगे। कुछ ए चलेगा, कुछ बी चलेगा। ए चलेगा तो भी यानी कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस कम होएगी, बी चलेगा तब भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कम होएगी। ये बात तो आप मानते हो। आप ये बताओ, सुबह मान लो ये भी अपने घर से चला 8 बजे 8 AM, और ये भी अपने घर से निकल दिया 8 AM। 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक ये दोनों कहाँ पहुंच चुके होंगे? ये कहोगे सर आप, ये 9 बज गए सुबह के, इसने डिस्टेंस कवर करी कितनी? 30 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में 30 कर पाता है बेचारा। और ये बी जो है ना, मान लो यहाँ पहुंच चुका होगा 9 बजे तक। 9 बजे तक ये कितनी कवर कर लेगा फिर? 70। तो आप मेरे को बताओ, पहले सुबह 8 बजे की जब बात थी तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 200। क्या अब भी इनके बीच की डिस्टेंस 200 है? आपको कि नहीं सर अब कम होगी, है ना। अब डिस्टेंस रहेगी सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये कितनी है पता है? ये कितनी है? पहले 200 थी, 30 इसने कम कर दी, 70 इसने, 30 प्लस में 70 यानी कि 100 कम होगी, 100 किलोमीटर कम होगी। तो ये कितनी बच गई? 100 बच गई ना 100। कहने का मतलब ये है, अब ये बताओ ये 100 कितनी देर में और कवर कर लेंगे? 1 घंटे में। क्यों? आप कहोगे सर अब 9 बज गए, ये 10 बजे यहाँ पहुँच जाएगा और ये भी 10 बजे यहाँ पहुँच जाएगा, और दोनों मिलके आपस में यहाँ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 30 किलोमीटर तो ये कवर करेगा 1 घंटे में, 70 ये कवर करेगा। टोटल कितनी होगी? 100, और करनी भी कितनी थी? 100। मतलब सुबह 10 बजे ये आपस में मिल लेंगे। चले कितने बजे थे? 8 बजे। तो कितने घंटे लगे बताओ मिलने में? कितने घंटे लगे? 2 घंटे। आप कहोगे सर 2 घंटे बाद ये आपस में मिलेंगे। आप ये बताओ, टोटल डिस्टेंस जब इन्होंने चलना स्टार्ट किया था वो कितनी थी? डिस्टेंस कितनी थी? 200 किलोमीटर थी। इनको मिलने में टाइम कितना लगा? 2 घंटे लगे। मिलने में टाइम कितना लगा बच्चों? 2 घंटे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये देखो यहाँ से स्पीड निकालोगे तो ये टाइम नीचे आ जाएगा ना, 200/2 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। क्या होगी बच्चों? 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब दोनों ने मिलके 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली मिलने के लिए? 100 किलोमीटर। क्यों? 30 इसने कवर करी, 70 इसने। दोनों की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? ऐड। क्यों?
दोनों की वजह से इन दोनों का जो फासला है, जो गैप है, वो क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है बताओ, एक दूसरे की तरफ। ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, मतलब कि इसको बोलते हैं ओपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, ओपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखना, सेम मत बोल देना। सेम का है, सेम तो ऐसे होती, ये भी यहाँ जा रहा है और ये भी यहाँ जा रहा है ना, एरो एक की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पे एरो एक दूसरे की तरफ है। जैसे दो तीर चलते हैं, ये इसकी तरफ चला रहा है, ये इसकी तरफ, तो डायरेक्शन कैसी है बच्चों, ओपोजिट। ओपोजिट को बोलते हैं टूवर्ड्स ईच अदर। क्या बोलते हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की तरफ। ये जो ए और बी चल रहे हैं बच्चों, ये क्या चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ये, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ओपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक दूसरे की तरफ। तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला, ये रिलेटिव स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी आपकी, 100। अच्छा 100 कैसे आएगी, 30 प्लस में 70। ये तो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। अब देखो, अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ, इसकी समरी बताता हूँ। इस पूरी कहानी की समरी क्या है, मान लो ये है आपका दिल्ली और ये है हिसार। वही दो पर्सन चलेंगे, एक दिल्ली से हिसार की तरफ ए, और ये हिसार से दिल्ली की तरफ, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे। इसकी स्पीड होगी मान लो गाड़ी की x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड होगी गाड़ी की मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो मैं कहूँगा इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आप कहोगे सर इनको ऐड कर दो, कितनी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बस फाइनली आपको ये यूज करना है क्वेश्चन। लेकिन ये आया कैसे, ये मैंने आपको समझाया। एक की स्पीड 30, एक की स्पीड 70, एक घंटे में दोनों मिलके 100 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं, और वही तो स्पीड होती है। यानी कि एक घंटे में उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी बच्चों, 100। ये कब थी, कब है बच्चों ये, व्हेन दे ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ऑपोजिट का मतलब ध्यान से समझना, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलते हैं। तभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया ताकि आपको आइडिया रहे। एरो का निशान, ये दिल्ली से हिसार और ये हिसार से दिल्ली, बीच में कहीं ना कहीं आके मान लो यहाँ पे रोहतक वो मिल लेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये तो क्या था, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब सेकंड केस, अब केस टू। केस टू क्या है बच्चों, when they travel in same direction। ये ध्यान से समझना, when they travel in same direction। जब सेम डायरेक्शन का केस होगा ना, तो रिलेटिव स्पीड पता है कितनी होगी, ये x प्लस वाई है, वहां पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अगर आपको रटना है तो इतना रट लो, x माइनस वाई कर देना। लेकिन वो आया कैसे, मैं वो ये आपको बता देता हूँ। एक मान लो यहाँ पे है चोर, यहाँ पे क्या है, चोर, थीफ, और यहाँ पे है पुलिस। अब क्या हुआ, पुलिस ने चोर को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, वो 30 किलोमीटर है। पुलिस ने चोर को देखा दूरबीन से कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक जो है ना चोर है। मान लेते हैं कि आप आज से 25 साल आगे हो, है ना, 2050 के आसपास हो आप, और वहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि पुलिस यहाँ से आवाज लगाएगी तो चोर को सुनाई दे जाएगा। पुलिस ने चोर को आवाज लगाई कि रुक, मैं तेरे को पकड़ना चाहता हूँ। एक बात बताओ, चोर कोई पागल थोड़े है कि उसको आवाज लगाने से और वो रुक जाएगा, पुलिस आएगा आराम से और इसको क्या है पकड़ लेगी, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। चोर भागना स्टार्ट कर देगा। चोर भागेगा, किधर भागेगा, ऐसे भागेगा। पुलिस किधर भागेगी, इधर भागेगी या इधर भागेगी, अरे चोर को पकड़ना है तो पुलिस भी इधर भागेगी। इस एरो का निशान देखना, ये भी इधर है और ये भी बच्चों इधर है। एरो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन। समझ गए, चोर पुलिस वाला खेल। लेकिन एक बात बताओ, अगर पुलिस की स्पीड कम है और चोर की स्पीड ज़्यादा है, तो क्या पुलिस इस चोर को कभी पकड़ पाएगी, जिंदगी में नहीं पकड़ पाएगी। क्योंकि पहले इनके बीच में 30 किलोमीटर का गैप है। चोर तेज भागेगा, पुलिस धीरे भागेगी, तो पुलिस कैसे पकड़ेगी चोर को। ये कब पॉसिबल होगा, जब पुलिस की स्पीड तेज है और चोर की स्पीड कम है। आप कहते हो चोर भागता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पुलिस चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये पुलिस इस चोर को पक्का पकड़ देगी। जैसे मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी जो है ना, एक आगे वाली गाड़ी से 10 किलोमीटर दूर है। आपने आइडिया लगा लिया कि मेरे से 10 किलोमीटर दूर एक गाड़ी जा रही है। क्या ऐसा होता है कि उस गाड़ी को आप कभी ओवरटेक कर ही नहीं पाओगे। एक ही केस में कर पाओगे, जब आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो, सामने वाली गाड़ी से ज़्यादा हो। क्योंकि हर घंटे में कुछ ना कुछ फासला क्या हो जाएगा बच्चों, कवर होएगा। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना।
इनके बीच का गैप कितना है, 30 है ना। आप एक बात बताओ, अगर चोर भी 1 घंटा भागे, ये पैदल भाग रहा है और ये बाइक पे है, ये मोटरसाइकिल पे है, ठीक है, ये क्या है, मोटरसाइकिल पे है, और ये क्या है बच्चों, पैदल है, ऑन फुट, पैदल। अगर ये 1 घंटा भागेगा और पुलिस 1 घंटा जो है ना मोटरसाइकिल पे जाएगी, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा। क्यों? चोर तो सिर्फ 20 आगे भाग पाएगा, पुलिस 30 आगे भाग जाएगी, मतलब कि 10 किलोमीटर का गैप कम हो जाएगा। जो ये 30 किलोमीटर का फासला है ना, अब ये 30 का नहीं रहेगा, कितना रह जाएगा बताओ बच्चों, 10 का रह जाएगा, है ना, सॉरी 20 का रह जाएगा। यानी कि 1 घंटे की अगर मैं बात करूं, इनका गैप कितना कम हो जाएगा। देखो, चोर और पुलिस को भी मिलना है, जैसे आप दोनों को मिलना था ना ए और बी को, वैसे ही आप मान लो चोर पुलिस को भी मिलना है। लेकिन यहाँ पे स्पीड जो होगी ना, पर घंटे में इनके बीच में कितना गैप कम हो जाएगा, ये सिर्फ 20 भाग पाएगा, ये 30 भाग जाएगा। तो यानी कि 30 - 20, इनके बीच का 10 किलोमीटर का गैप क्या है बच्चों, कम हो जाएगा। और जितना गैप कम हो जाता है उसी को तो हम डिस्टेंस बोलते हैं ना। डिस्टेंस इतनी ट्रेवल कर ली दोनों ने मिलके 1 घंटे में, यानी कि स्पीड कितनी होगी, इनकी स्पीड कितनी होगी बच्चों, 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ गए, वहां पे हमने दोनों स्पीड को क्या किया था, ऐड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि 1 घंटे में सिर्फ ये पुलिस ये नहीं कहेगी 1 घंटे में मैं 30 किलोमीटर चलती हूँ, तो 30 किलोमीटर की हमारी दूरी है, मैं इसको पकड़ लूंगी। भाई चोर यहाँ पे थोड़े खड़ा रहेगा, चोर भी तो भागेगा। ये जब 1 घंटे में यहाँ पहुंच चुकी होगी पुलिस, तो चोर भी तो 20 किलोमीटर आगे पहुंच चुका होगा। समझ गए आप मेरी बात, ऐसे है ये कहानी। तो रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे बच्चों, देन इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो बच्चों रिलेटिव स्पीड क्या होगी बताओ, रिलेटिव स्पीड वो होगी आपकी x - y किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लो है पुलिस, ये मान लो है चोर। पुलिस की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और चोर की स्पीड कितनी है बच्चों, y किलोमीटर पर आवर। चोर इधर भागता है, पुलिस भी इधर भागती है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड, आप चोर पुलिस वाली स्पीड में से चोर की स्पीड को माइनस कर देना, ठीक है। तो बस देखो, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं डायरेक्ट आपको रटवा भी सकता था कि अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर दो, सेम डायरेक्शन में माइनस कर दो, लेकिन आप हो सकता है भूल जाते हैं एग्जाम तक। अब नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने ये डायग्राम बना के आपको समझा दिया। अब देखो क्वेश्चन आपको कितना आसान लगने वाला है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम अब पढ़ते हैं। देखो, इसमें बोलता है दो प्लेस है ए और बी, 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। अपार्ट का मतलब एक दूसरे के बीच की उनकी डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। तो करो सॉल्यूशन। ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 100 किलोमीटर। मान लो दो सिटी है ये, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। एक कार स्टार्ट करती है ए से, यानी कि यहाँ से, तो बी की तरफ जाएगी। अनदर कार स्टार्ट करती है बी से सेम टाइम पे, यहाँ से स्टार्ट होती है। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, देखो सेम डायरेक्शन में स्पीड तो डिफरेंट होगी होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, ये भी इधर जा रही है तो ये भी इधर जा रही है, इनको मिलने में 5 घंटे लगते हैं। मतलब कि कार बी भी उधर भाग रही है और ये भी। आप ये मान लो कार बी क्या है, यहाँ पे इसमें चोर बैठा है और इसमें कौन बैठी है, पुलिस बैठी है। इनको मिलने में पता है कितना टाइम लगता है, 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन लेकिन अगर ये एक दूसरे की तरफ जोड़े, टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की तरफ, वो सिर्फ 1 घंटे में मिल जाएंगे। क्यों बच्चों, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी पुलिस, कुछ चोर, तो दोनों आपस में मिल जाएगी, है ना। अगर एक दूसरे की तरफ ये इधर और ये इधर, तो सिर्फ मिलेगी कितनी, 1 घंटे में। यहाँ पे डिस्टेंस तो वही रहेगी। तो बताओ दोनों कार की स्पीड क्या है, एक ए से चलने वाली कार की और एक बी से चलने वाली कार की। इसकी स्पीड को मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड को क्या मान लेते हैं, y। तो आप क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, देखो सॉल्यूशन, लेट लेट स्पीड ऑफ कार, ये डायग्राम बना देना। बेशक डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर को और आसानी होगी कि बच्चे को पूरी नॉलेज है। लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए, जो ए से स्टार्ट होती है उस कार की स्पीड है बच्चों कितनी, x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी, उसकी स्पीड है बच्चों y किलोमीटर पर आवर। अब आप मेरे को ये बताओ, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है किसका, डिस्टेंस का। फॉर्मूला क्या लगाना है बच्चों, डिस्टेंस का। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस तो कितनी है, 100 है, फिक्स है। स्पीड, जब ये सेम डायरेक्शन में भागेगी तो मेरे को बताओ यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, सेम डायरेक्शन में मैंने बताया था ना, x - y होगी
और अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगी आपकी वो कितनी होगी बच्चों, x प्लस वाई होगी, है ना। एक बार हम ऊपर वाला केस लेते हैं, सेम डायरेक्शन, स्पीड कितनी, x माइनस वाई, टाइम कितना लगता है 5 घंटे, है ना। इस 5 को नीचे ले जाएं तो यहाँ से x माइनस वाई कितनी आ जाएगी 100/5 यानी कि 20। एक इक्वेशन आ गई, बताओ, बहुत आसानी से आ गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस वही रहेगी लेकिन स्पीड चेंज हो जाएगी, कितनी, x प्लस वाई इंटू टाइम, टाइम कितना आपकी बार 1 घंटा, तो बस 1 घंटा तो छोड़ ही दो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 आ गई। बताओ, दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये रही देखो और एक इक्वेशन ये रही। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर सिर्फ दो इक्वेशन आपको ऐसी मिल जाए ना कि x प्लस वाई है 100 और x माइनस वाई है 20, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करो, आप क्या करते हो बच्चों, अगर x की वैल्यू आपको निकालनी है, इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दो 100 और 20 को, और 2 से क्या कर दो डिवाइड, है ना, 60 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 40। तो बस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका एक 60 एक 40। सो स्पीड ऑफ कार ए लिख देना, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, उसकी कितनी होगी बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, और ऐसी स्टार्टिंग फ्रॉम बी इसकी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट को जो एक बच्चा सीख गया ना, अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज भी होकर एग्जामिनर दे देगा ना, तो मैं कहता हूँ आसानी से आप इसको सोल्व कर दोगे। हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। ये क्या है, मान लो रेक्टेंगल की लेंथ है और ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। अब पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, क्या बोलता है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, एरिया कम हो गया, कितना कम हो गया बच्चों 9 स्क्वायर यूनिट, है ना। जैसे एरिया सेंटीमीटर में लेंथ होती है तो आपकी ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में है, एरिया किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, एक ही बात है। ऐसे यूनिट में है तो स्क्वायर यूनिट बोल दिया, यानी कि 9 कम हो जाएगा। कब, जब इसकी लेंथ को हम रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट से। स्टार्टिंग में लेंथ ब्रेड्थ क्या मान लोगे, लेंथ को x मान लो, ब्रेड्थ को क्या मान लो बच्चे 5। क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, लेट, आप ये मान लो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, डायग्राम बना देना, लेंथ को क्या मान लो x यूनिट्स मान लो और ब्रेड्थ को क्या मान लो बच्चों, ब्रेड्थ को आप मान लो y यूनिट्स। लेंथ और ब्रेड्थ मान ली तो आप मेरे को बताओगे एरिया कितना होएगा, आपको होगा सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x इंटू वाई, एक्स वाई किस में आएगा स्क्वायर यूनिट्स में, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बहुत आसान बन गया ये क्वेश्चन, देखो मैं कितनी आसानी से आपको बता दूंगा इक्वेशन कैसे बनेगी। ये कहता है अगर लेंथ को आप कम कर दो 5 यूनिट से, यानी कि लेंथ, देखो मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, लेंथ पहले ओरिजिनल कितनी थी x, अब इसको 5 कम कर दो मतलब x माइनस 5, ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दो 3 से मतलब y से कितना कर दो y प्लस 3। एरिया पता है पहले एरिया कितना था बताओ, पहले एरिया कितना था, यहाँ पे एक्स वाई था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब कहता है एरिया 9 कम हो जाएगा, मतलब कि पहले एक्स वाई था ना, अब यहाँ से 9 क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान हो गया ना क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मेरे को बताओ एरिया निकलता कैसे, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई करनी है, x माइनस 5 की मल्टीप्लाई करोगे y प्लस 3 से, एरिया कितना होएगा फिर एक्स वाई माइनस के 9। डायग्राम बनाओगे ना, मैं कहता हूँ बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। बस अब आप क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई। अब अगर मल्टीप्लाई भी नहीं करनी आएगी आपको इनकी, तो फिर तो क्वेश्चन गलत होएगा, ये तो 7th क्लास में आ जाती है। पहले क्या करते हैं बच्चों, x की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, फिर माइनस है तो -5 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करेंगे, और ये कितना है आपका एक्स वाई माइनस 9। देखो ये कितना होएगा एक्स वाई प्लस 3x, ये ध्यान रखना बाहर माइनस का साइन है, माइनस के 5y और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस के 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। देखो दोनों तरफ ये जो एक्स वाई है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ से 3x माइनस के 5y इक्वल टू, ये -9 तो है ही, बीच में इक्वल का साइन, ये -15 उधर आके क्या हो जाएंगे +15, और 15 में से 9 गए बच्चों 6, यानी इक्वेशन आ गई 3x
माइनस 5y इक्वल टू 6। एक इक्वेशन आ गई, बताओ। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में देखो क्या कहता है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ इसको। दूसरी इक्वेशन में एक नया रेक्टेंगल फिर बना लो। अब ये क्या कहेगा, अब यहाँ नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, मतलब लेंथ पहले x थी, इसको 3 बढ़ा दो, बढ़ा दी, और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से बढ़ा दो, मतलब कि y प्लस 2 कर दो। एरिया भी बढ़ेगा, एरिया कितना होगा, इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट से। पहले कितना था ओरिजिनल, बताओ, XY था ना, अब ये XY प्लस में कितना होगा 67। तो बनाए यहाँ से इक्वेशन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, ये डायग्राम बनाने आपको पेपर में एज इट इज। ये होएगी x प्लस 3, ये y प्लस 2, तो जो नया एरिया होएगा वो XY प्लस में क्या होएगा 67। मल्टीप्लाई करो, x की मल्टीप्लाई करो y प्लस 2 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई करो y प्लस 2 से। ब्रैकेट हमेशा लगाओ ताकि साइन कोई भी हो मिस्टेक ना हो आपसे। x की मल्टीप्लाई करना y से xy, x की मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 की मल्टीप्लाई y से करो, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो। दोनों तरफ देखो इक्वल का साइन है ना बीच में, तो दोनों अगर सेम टर्म हो इधर इधर कट जाती है वो, ठीक है। क्या आ गया बताओ आप मेरे को, यहाँ से आपका रह गया 2x, यहाँ से रह गया 3y, और 67, ये प्लस 6 उधर आके क्या हो जाएगा -6। तो 2x प्लस में 3y 61 आ गया। दो इक्वेशन आ गई, इन दो इक्वेशन को सोल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लो। पहली इक्वेशन देखो क्या थी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन क्या थी बच्चों, लिख दे दोबारा से, 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन बच्चों है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। देखो मेरे को क्या है, एलिमिनेशन मेथड में दिख गया ये माइनस साइन और ये प्लस, तो मैं इन दोनों को इक्वल बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को फिर ऐड करना है सिर्फ। ऊपर वाली इक्वेशन को किससे कर दे मल्टीप्लाई, 3 से, और इसको किससे कर दे बच्चों, 5 से। करो मल्टीप्लाई, 3 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा, और 5 से करोगे तो कितना आ गया बच्चों, 5 2 जा 10, और 5 से करोगे तो ये 15, और इसको 5 से करोगे तो 305, ठीक है। अब आप क्या कर दो, सीधा ऐड कर दो इनको, ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 19x, इन दोनों को ऐड करो, 305 और ये 323। हमें तो क्या करना है, x निकालना है, इसको 19 से डिवाइड करो, 19 1 जा, और 19 कितना आ जाएगा आपका 7 जा आ जाएगा, क्या 19 7 जा है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 17, x 17 आ गया। इसको कहाँ पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दे, क्योंकि देखो सेकंड में बीच में साइन क्या है प्लस, तो आसान रहेगा आपके लिए। पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन क्या है देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, x कितना 17 और 3y इक्वल टू 61, ये 34 आ गया। 3y कितना आएगा बताओ, 61 माइनस 34 27 आ गया। 3y 27 है तो y कितना आ जाएगा 9। x y दोनों आ गया। देखना पूछा क्या था आपसे, पूछा था फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, साइड्स, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ। तो दोनों निकाल दी हमने। लेंथ को हमने क्या माना था, x माना था ना, सो लास्ट में लिख देना लेंथ, लेंथ को आपने x माना था यानी कि 17 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को आपने y माना था यानी कि 9 यूनिट्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन आसान था, डायग्राम बना के जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, तो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें इस क्वेश्चन में बोली गई है और इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी खत्म होगी एक्सरसाइज 3.5। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 3.6 से, और वहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जैसे मान लो आपके 4 सेट आते हैं पेपर के अंदर, 4 में से कम 2 सेट में एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।